अच्छा बेटा, ये आप लोगों के पास ना मॉडल पेपर है प्रैक्टिकल्स का। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, ये मैंने आपके सामने एक पेपर रखा है। इस तरह का पेपर आपके सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले ऊपर नोट लिखा हुआ है, राइट डाउन द प्रिंसिपल इक्वेशन प्रोसीजर एंड सपोज कैलकुलेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रोसीजर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इन फर्स्ट 20 मिनट। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये आपका टाइट्रेशन का होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ये आपका माइनर एक्सपेरिमेंट होगा, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सेकेंड ईयर में से सॉल्ट एनालिसिस का है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों 10 मार्क्स के हैं, तो इस तरह आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा माइनर एक्सपेरिमेंट, ये माइनर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ईयर में से भी आ सकता है, सेकेंड ईयर में से भी आ सकता है। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 2 क्रोमेटोग्राफी के मिलेंगे, एक होगा आपके पास कैलोरीमीटर वाला, एक होगा NaCl की प्योरीफिकेशन, और जो है ना एक होगा आपके पास बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल बनाने हैं। या इसी तरह अगर हम सेकेंड ईयर में चले जाते हैं तो ये प्रिपरेशन है आयोडोफॉर्म की, ग्लूकोसाजोन की प्रिपरेशन है। इस तरह के 4-5 और एक्सपेरिमेंट हैं, ये माइनर एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। ये माइनर एक्सपेरिमेंट 5 नंबर का नहीं, आजकल 4 नंबर का आ रहा है, और 3 नंबर इसके हैं ये आपकी नोटबुक के, और 3 नंबर वाइवा के हैं। इस तरह टोटल आपके जो है ना 30 मार्क्स बनेंगे। अब आपने ये क्वेश्चन करना कैसे है, सबसे पहले आपको एग्जामिनर 20 मिनट देगा। इस 20 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी अटैम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बाद 20 मिनट के बाद एग्जामिनर आपसे आंसर शीट वापस ले लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें ये आपने कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। अब इसी अगर आप मॉडल पेपर को देखें, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द गिवन सॉल्यूशन कंटेन 2.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट डिजोल्व पर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। आपने इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपके सामने ये एक मॉडल पेपर रखा है, ये टाइट्रेशन का है। अब जब भी आपने टाइट्रेशन को सॉल्व करना है, पहली बात तो ये आपने माइंड में रखनी है कि टाइट्रेशन आपके पास 2 तरह की है। ठीक है, टाइट्रेशन आपके पास 2 टाइप्स की है। एक है आपके पास एसिड बेस, दूसरी है आपके पास रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर KMnO4 आ जाएगी या आयोडीन टाइट्रेशन आ जाएगी। एसिड बेस के अंदर आपके पास एसिड और बेस टाइट्रेशन है। इसमें आप 2 इंडिकेटर यूज़ करते हैं, एक फिनोल्फ्थालीन होता है और एक मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, या तो एसिड बेस टाइट्रेशन में से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या रेडॉक्स में से 10 मार्क्स का जो है ना आपका क्वेश्चन आएगा। अब आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये एसिड बेस है या रेडॉक्स टाइट्रेशन है। जब आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। द गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स 2.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर कोई बेस दे दी जाए या एसिड दे दिया जाए तो इसका मतलब है ये एसिड बेस टाइट्रेशन ही है। अब यहाँ पर आपको वीक बेस दे दी गई सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो एक बात और याद रखनी है, जब भी आपको कार्बोनेट की या बाइकार्बोनेट की बेस आ जाए तो आपने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करना है। वीक बेसिस के लिए हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो मिथाइल ऑरेंज होता है। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो गई है कि ये एसिड बेस टाइट्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वीक बेस दी गई है। अगर यहाँ पर वो आपको HCl H2SO4 या कोई एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्टिक एसिड, किसी एसिड का जिक्र करता तब भी क्लियर हो जाना था कि ये एक एसिड बेस टाइट्रेशन है। या क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर आपको नज़र आ जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस, किसी भी बेस का जिक्र कर दे तो इसका मतलब है कि ये एसिड बेस टाइट्रेशन ही है। इसी तरह आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर या तो सल्फेट के, थायोसल्फेट के सॉल्ट्स मिलेंगे या आयोडीन और KMnO4 मेंशन होगा, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा ये KMnO4 और आयोडीन टाइट्रेशन है। आपके पास जो मर्जी टाइट्रेशन हो, आपने ये 6 पॉइंट लाजमी लिखने हैं हर एक टाइट्रेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है प्रिंसिपल, सेकंड पे आपने लिखना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये जो मैं आपको जर्नल प्रोसीजर बता रहा हूँ सब के अंदर आप लोगों ने यही लिख देना है। आपके पास तकरीबन 36 एक्सपेरिमेंट हैं टाइट्रेशन के, और सब के अंदर आपने यही चीज़ें लिखनी हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 3 पे है इंडिकेटर।
नंबर 4 पे है एंड पॉइंट, नंबर 5 पे है केमिकल इक्वेशन और नंबर 6 पे है मोल रेशो। ये आपके पास 6 चीज़ें हैं। तो ये 6 चीज़ें आपने हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर लिखनी हैं। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो उसने मेंशन किया है राइट डाउन द प्रिंसिपल इक्वेशन एंड प्रोसीजर एंड सपोज कैलकुलेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रोसीजर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन आपने ये 6 चीज़ें लिखनी हैं। ये 6 चीज़ें लिखेंगे तो आपको आगे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सबसे पहले प्रिंसिपल है। अब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट को देखकर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी टाइट्रेशन है। जो टाइट्रेशन होगी वो आपने प्रिंसिपल में लिखनी है। तो मुझे पता चल गया इसको देखकर ये एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, तो मैंने क्या लिखा है, इट इज़ एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। उसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, ये एग्जामिनर वाइवा में भी पूछता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन उस सोल्यूशन को बोलते हैं जिसकी मोलैरिटी नॉन हो। तो आप कह सकते हैं नॉन मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब आपको कैसे पता चलेगा जी ये जो एसिड है ये स्टैंडर्ड है? अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर बेस दे दी जाए तो अंडरस्टूड है जो एसिड है वो स्टैंडर्ड होगा। तो आपने यहाँ पर 0.1 मोलर HCl लिख देना है। तो अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के अंदर कभी HCl लिखा होता है, कभी H2SO4 लिखा होता है। जो मर्जी एसिड यूज़ कर लें, दोनों ठीक हैं। अगर आपने HCl लेना है तो 0.1 मोलर लेना है, और अगर आपने H2SO4 लेना है तो 0.05 मोलर लेना है। बस ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, ठीक है। तो अब जो मर्जी एसिड यूज़ कर लें। क्या बात याद रखनी है, अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर बेस मेंशन है तो आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा वो एसिड का होगा। और अगर यहाँ पर आपको कहीं एसिड नज़र आ जाता है, ठीक है जी, कोई एसिड यहाँ पर मेंशन है, तो फिर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा वो आप 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो फिर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में बेस लेंगे, वाइस वर्सा। इधर एसिड है तो इधर बेस है, इधर बेस है तो फिर इधर एसिड है। ये चीज़ याद रखनी। इंडिकेटर वीक बेसिस के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि चाहे बेस कार्बोनेट की हो या बाइकार्बोनेट की, जहां पर भी बेस नजर आ जाए तो आपने इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज ले लेना है। इसके अलावा जो मर्जी एसिड बेस का क्वेश्चन आ जाए आपने इंडिकेटर फिनोल्फ्थालीन यूज करना है। तो आप अपनी कॉपी पे भी देखेंगे नोटबुक के ऊपर, तो आपने जो है ना तमाम बेसिस के लिए फिनोल्फ्थालीन यूज़ किया होगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लिए जो है ना मिथाइल ऑरेंज यूज़ किया होगा। तो आपने इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया है, मिथाइल ऑरेंज यूज़ किया है। एंड पॉइंट, अब एंड पॉइंट क्या होता है, ये आपका वाइवा के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। तो आपका जो एंड पॉइंट होगा वो लाइट पिंक होगा, ठीक है। जो एंड पे सॉल्यूशन का जो कलर, जब कलर लाइट पिंक हो जाए तो इसका मतलब है अब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया हुआ है, आपका एंड पॉइंट आ गया है। उसके बाद आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या लिया था, हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन HCl लिया था, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जो बेस थी वो सोडियम बाइकार्बोनेट थी। आप HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करेंगे। सॉल्ट और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब आपने मोल रेशो लिखनी है। मोल रेशो क्या होती है देखना है आपने केमिकल इक्वेशन के अंदर कि कितने मोल रिएक्टेंट के यूज़ हुए हैं। 1 मोल एसिड का यूज़ हुआ है तो आपने 1 लिख दिया, 1 मोल आपका बेस का यूज़ हुआ है तो आपने 1 लिख दिया। तो दोनों के अंदर मोल रेशो कितनी है, 1 और 1 की मोल रेशो है। अब ये सारी चीज़ें जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये आपने कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करनी है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। अब इसके बाद एग्जामिनर की नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रोसीजर की। तो आपने प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। अब प्रोसीजर ये जो मैंने लिखा है आपने टाइट्रेशंस के तमाम प्रैक्टिकल्स के अंदर यही लिख देना है, इसको चेंज नहीं करना आप लोगों ने। छोटा सा प्रोसीजर मैंने लिखा है तो आपको अलग अलग प्रोसीजर भी नहीं याद करने, आपने सब के अंदर यही एक ही प्रोसीजर लिखना है। टेक द गिवन सोल्यूशन, टेक द गिवन एसिड सोल्यूशन। आपने एसिड के सोल्यूशन को कहाँ पर ऐड कर देना है, ब्यूरेट के अंदर। टेक द गिवन एसिड सोल्यूशन इन अ ब्यूरेट। आपने किसी भी एसिड को मेंशन नहीं करना, बस आपने जर्नल वर्ड यूज करना है एसिड। टेक द गिवन एसिड सोल्यूशन इन अ ब्यूरेट विद द हेल्प ऑफ फनल, रिमूव द फनल, नोट द इनिशियल रीडिंग्स ऑफ द ब्यूरेट। आपने ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग नोट करनी है। सबसे पहले आपने एसिड को ब्यूरेट के अंदर ऐड करना है फनल की मदद से, ठीक है। उसके बाद आपने फनल को रिमूव कर देना है, ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग नोट करनी है। पिपेट आउट 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेस सोल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पिपेट की मदद से आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब बेस सोल्यूशन मेंशन करना है। किसी बेस का नाम नहीं लिखना, आपने जर्नल वर्ड यूज करना है, बेस सोल्यूशन।
ऐड 1 to 2 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर। उसके बाद आपने 1 से 2 ड्रॉप इंडिकेटर के यूज करने हैं। इंडिकेटर हम पीछे भी लिख कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज। द सोल्यूशन बिकम येलो। जब आप बेस के अंदर मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे तो उस बेस का कलर येलो हो जाएगा। आप उसको टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेट इट अगेंस्ट गिवन एसिड सोल्यूशन टेकन इन अ ब्यूरेट। जो आपने ब्यूरेट के अंदर सोल्यूशन लिया हुआ है उसको ड्रॉप वाइज आप कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे और साथ साथ शेक करेंगे आप कॉनिकल फ्लास्क को। कब तक? टिल इट चेंजेस इनटू लाइट पिंक। उस वक्त तक जब तक येलो कलर लाइट पिंक में या ऑरेंज रेड में चेंज ना हो जाए। जब ये कलर आ जाएगा तो वो आपका एंड पॉइंट होगा, इट इज द एंड पॉइंट। नोट द फाइनल रीडिंग्स ऑफ द ब्यूरेट। टेक 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स टू फाइंड द एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। आपने ये एक्सपेरिमेंट 3 दफ़ा रिपीट करना है। जब एक दफ़ा आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, ऑरेंज रेड या लाइट पिंक कलर आ गया, तो आप ब्यूरेट की रीडिंग नोट करेंगे, देखेंगे फाइनल रीडिंग कहाँ पर पहुँची है। उसके बाद आप कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो सोल्यूशन है उसको वेस्ट कर देंगे। दोबारा आप 10 सेंटीमीटर क्यूब बेस का सोल्यूशन लेंगे, दोबारा इंडिकेटर ऐड करेंगे, दोबारा टाइट्रेट करेंगे। इसी तरह आपने 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। किस लिए रिपीट करना है? टू फाइंड द एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज। जो आपने एसिड यूज किया ताकि उसका एक्यूरेट वॉल्यूम आ जाए। आगे आपके पास आ जाएगी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। ये आपकी सपोज्ड होगी। यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है सपोज्ड ऑब्जर्वेशन की। सपोज्ड का वर्ड लाजमी लिखना है आपने। सपोज्ड ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। आपने सपोज्ड ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के अंदर एक ही टेबल बनाना है जो मैं बनाने लगा हूं। हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर यही बनाना है। इनिशियल रेटिंग 0 लेनी है, फाइनल 10। तो वॉल्यूम कितना यूज हुआ? जब 0 से 10 पर गए तो 10 वॉल्यूम यूज हुआ एसिड का, यानी कि ये ब्यूरेट में से आपने एसिड को निकाला है। एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए इनिशियल 10 से स्टार्ट होगी, फाइनल 20 पर पहुंचेगी, अगेन वॉल्यूम 10 का यूज हुआ। सेकंड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। टेक 3 कंकॉर्डिंग रीडिंग्स। तीसरी रीडिंग लेने लगे हैं हम। इनिशियल 20 पर रुकी हुई है, 20 से आगे कंटिन्यू करेंगे, फाइनल 30 हो जाएगी, अगेन वॉल्यूम 10 हो जाएगा। तो आपने मीन वॉल्यूम निकाल लेना है। 3 रीडिंग्स हैं आपके पास, 10 + 10 + 10 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके एसिड का वॉल्यूम कितना यूज हुआ है? 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज हुआ है। उसके बाद आपने मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। मोलैरिटी निकालनी है हमने। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए M1 V1 ओवर N1 = M2 V2 ओवर N2, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे वो चीज़ रखनी है जो आपको रिक्वायर्ड है, राइट साइड पर वो चीज़ रखनी है जो आपको गिवन है। अब मोलैरिटी आपको एसिड की गिवन है तो इसका मतलब है M2 इज़ द मोलैरिटी ऑफ HCl, V2 इज़ द वॉल्यूम ऑफ HCl, ये अभी हमने निकाला है। उसके बाद N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। नंबर ऑफ मोल कहाँ से आएंगे? मोल रेशो से आएंगे, केमिकल इक्वेशन से आएंगे। M1 मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके हमने कैलकुलेट करनी है। V1 इज द वॉल्यूम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, N1 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। हमें सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को स्टैंडर्डाइज करना है, तो इसको आप सेपरेट कर लें, फार्मूले को अरेंज कर लें, ये आ जाएगा। M2 मोलैरिटी कितनी थी HCl की? ये हम पीछे लिख कर आए थे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर 0.1, तो 0.1 आ गई। एसिड का वॉल्यूम कितना निकाला हमने? 10 सेंटीमीटर क्यूब। एसिड के मोल कितने हैं? 1 है। N1 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके भी 1 मोल हैं, 10 आ गया इसका वॉल्यूम। ये कहाँ हमने यूज़ किया था? ये हमने यहाँ पर यूज़ किया था। ये आपके पास आ गया, पिपेट आउट 10 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपके पास आ गया, पिपेट आउट 10 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जी, ये आपके पास HCl का, ये भी आपको गिवन है। मोल 1 एसिड के हैं, मोल 1 सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको गिवन है। तो उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है जी आगे। जी आपने मोलैरिटी कैलकुलेट कर लिया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अब ये स्टैंडर्ड हो चुका हुआ है। यहाँ तक आपने हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर यही चीज़ लिखनी है, इसको चेंज नहीं करना। जो टाइट्रेशन का मर्जी एक्सपेरिमेंट आ जाए यही चीज़ लिखनी है, एज इट इज़ लिखनी है जैसे मैंने लिखी है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास मोलैरिटी हमने कैलकुलेट कर ली है सोडियम बाइकार्बोनेट की। इसके बाद हमने एक और फार्मूला यूज़ करना होता है, अमाउंट डिजॉल्व्ड पर DM क्यूब। हमने देखनी है कि कितनी DM क्यूब के अंदर अमाउंट डिजॉल्व है सोडियम बाइकार्बोनेट की। ये बराबर होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये भी हम हर एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करेंगे, टाइट्रेशन के जितने भी आएंगे। अब फार्मूला जो है ये है
फॉर पर डीएम क्यूब के लिए, एक डीएम क्यूब के लिए। लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो पर डीएम क्यूब के लिए नहीं है, उसने डिसॉल्व किया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर उसने डिसॉल्व किया हुआ है। इसका मतलब है ये फार्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये फार्मूला उस टाइम एप्लीकेबल है जब यहाँ पर वो मेंशन करता है डिसॉल्व पर डीएम क्यूब, लेकिन उसने तो 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। सो इसलिए आपने क्या करना है, पहले आपने अपनी कैलकुलेशन को डीएम क्यूब के अंदर चेंज करना है। आपको पता है 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन जो है उसके अंदर 2.5 ग्राम डिसॉल्व है, गिवन है यहाँ पर 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन कितने ग्राम डिसॉल्व है, इसके अंदर 2.5 ग्राम डिसॉल्व है। तो आप क्या लिखेंगे, 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन कंटेन्स 2.5 ग्राम एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन कंटेन्स 250 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। आपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए करना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 डीएम क्यूब, तो 1000 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा ये 10 ग्राम आ जाएगा। यानी कि एक अंडरस्टूड सी बात है, अगर 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 2.5 ग्राम है तो 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर तकरीबन 5 ग्राम हो जाएंगे और 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10 ग्राम हो जाएंगे, तो ये वही 10 ग्राम आपका आंसर आ गया है। अब हम ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ये जो हमारी कैलकुलेशन है ये चेंज हो चुकी हुई है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये बराबर होता है 1 डीएम क्यूब के बराबर। अब हम ये वाला फार्मूला लगाने लगे हैं। मोलैरिटी कितनी कैलकुलेट की है हमने, 0.1 मोलैरिटी आ गई। और सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास जो है ये कैलकुलेट कर लीजिएगा एक्यूरेटली, ये मेरे ख्याल में 84 होता है, तो 84 आ गया। 23 सोडियम का, 1 हाइड्रोजन का, 12 कार्बन का, 3 ऑक्सीजन हैं जिनका 48 बन जाएगा। इनको सम अप करेंगे 48 बन जाएगा, तो आंसर क्या आया, 8.4 ग्राम आ गया। यानी कि टोटल हमारे पास अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन होता तो उसके अंदर 10 ग्राम हमारा सॉल्ट डिसॉल्व है, हमारी बेस जो है वो डिसॉल्व्ड है, ठीक है। अब ये इम्प्योर है। अब हमने देखना ये है कि सारी की सारी 10 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है या इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी भी मौजूद है। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने खुद कहा है कि ये आपके पास इम्प्योर बेकिंग सोडा है। इसका मतलब है इस 2.5 ग्राम के अंदर इम्प्योरिटी मौजूद है। अब हो सकता है वो 0.5 ग्राम हो, 1 ग्राम हो, या जितनी भी हो वो हमने कैलकुलेट करनी है। अगर 10 ग्राम बेकिंग सोडा कंटेन्स प्योर सोडियम कार्बोनेट, कितने, ये हमने कैलकुलेट किया है 8.4 ग्राम। अब हमने परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालनी है। अब जो बेकिंग सोडा है वो 8.4 ग्राम है, कैलकुलेट हुआ है। जो आपके पास टोटल अमाउंट है बेस की वो 10 ग्राम है, यानी कि प्योरिटी प्लस इम्प्योरिटी के साथ टोटल 10 ग्राम है। इस 10 ग्राम में से 8.4 ग्राम प्योर बेकिंग सोडा है। अब हमने परसेंटेज इसकी निकालनी है, तो जितने आपके पास बेकिंग सोडा है जितना टोटल है डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, 84% आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये अब हर क्वेश्चन के अंदर वेरी करेगी, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। अब अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर डीएम क्यूब आ जाता है, ठीक है, पर डीएम क्यूब आ जाता है, तो फिर आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी लगाएंगे, मोलर मास लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज प्योरिटी निकालनी हो गई तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे, ऐसे आपके पास आंसर आ जाएगा। या किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाली अमाउंट दी होगी, आपको कहेगा मोलर मास कैलकुलेट कर, तो मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपको इधर ही कह देता है कि ये पता नहीं कौन सी मेटल है, यहाँ पर एम लिख देता है, मेटल बाइकार्बोनेट, कहता है कि आप इस मेटल का नाम बताएं कौन सा है, तो अमाउंट आपको गिवन होगी वो इस साइड पर लिख लेंगे, मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी, ये इधर लिख लेंगे। आप लिख लेंगे मेटल प्लस हाइड्रोजन का मास 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 48, तो उन तमाम को सम अप करके दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, एक साइड पर मेटल एम बच जाएगी, उसको आप सोल्व करेंगे, प्लस माइनस या डिवाइड करेंगे तो आपके पास मेटल का नाम आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, टाइट्रेशंस के क्वेश्चंस को। अब ये सारी चल रही थी सपोज्ड ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। इसके साथ ही उसने आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है कि फर्स्ट 20 मिनट में आपने क्वेश्चन नंबर 3 का प्रोसीजर भी लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर मेंशन है, ये था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म है, ये इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये प्रोसीजर आप लोगों ने याद करना है। ये सारे के सारे माइनर एक्सपेरिमेंट हैं सेकेंड ईयर के। अब ये प्रोसीजर भी आपने इस सारी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के साथ पहले 20 मिनट में मुकम्मल करना है। जब पहले 20 मिनट में आप ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर लेंगे
तो एग्जामिनर आपसे पेपर पकड़ेगा, पेपर पकड़ने के बाद वो ऐसे नीचे लाइन लगा देगा, लाइन लगाने के बाद वो अपने साइन कर देगा। उसका मतलब है अब आप उसके अंदर अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते, कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा पहले 20 मिनट के लिए। उसके बाद एग्जामिनर आपको क्या करेगा, परफॉर्मेंस के लिए भेज देगा। जी ये आपका ऑपरेटस पड़ा हुआ है, जाएँ ऑपरेटस सेट करें, ऑपरेटस सेट करने के बाद परफॉर्मेंस करें। तो आप लोगों ने माइंड में रखना है, सबसे पहले आपको टाइट्रेशन की परफॉर्मेंस ही मिलेगी। आपको एक लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब नजर आएगी जिसके ऊपर 50 सेंटीमीटर क्यूब मेंशन होगा, उसको बोलते हैं ब्यूरेट। ये आपकी होगी ब्यूरेट। इसके ऊपर रीडिंग मेंशन होगी, यहाँ टॉप पे 00 होगा और इसके बॉटम पे 50 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आपने इसको आयरन स्टैंड के ऊपर लगा देना है, ऐसे कलम के जरिए इसको अटैच कर देना है। आपने इसके ऊपर लगानी है फनल, ये फनल की शेप होगी ऐसे, ठीक है। अब एग्जामिनर आपको 2 बीकर देगा, एक बीकर के अंदर एसिड होगा, एक बीकर के अंदर बेस होगा। वो बता देगा आपको एसिड वाला कौन सा है और बेस वाला कौन सा है। अमूमन जो बड़ा बीकर होता है उसमें एसिड प्रोवाइड करते हैं और जो छोटा बीकर होता है उसमें बेस प्रोवाइड करते हैं। इस बीकर को आपने ट्रांसफ़र करना है इसके अंदर, यहाँ पर इसका स्टॉपर लगा होगा। पहले स्टॉपर को आप चेक कर लेंगे ये अच्छे से टाइट है कि नहीं है। आप इसको फिल कर लेंगे यहाँ तक 00 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे फिल करेंगे आप इसको रिमूव कर लेंगे। मैंने ये बात प्रोसीजर में भी लिखी है, रिमूव द फनल। इस फनल को रिमूव कर लेंगे। इसके बाद आपके पास आएगी कॉनिकल फ्लास्क। ये कॉनिकल फ्लास्क होगी कुछ इस टाइप की, और आपके पास एक शक्कर टाइप पिपेट होगी, ठीक है। वो उस पिपेट के जरिए आपने यहां से 10 सेंटीमीटर क्यूब ये बेस का सोल्यूशन यहां पर ट्रांसफर करना है, इसके अंदर ट्रांसफर करना है। यहाँ 10 सेंटीमीटर क्यूब बेस सोल्यूशन ट्रांसफर कर दिया। अब आप इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप इंडिकेटर के ऐड करेंगे, 1 to 2 ड्रॉप इंडिकेटर के ऐड करेंगे। जब आप 1 से 2 ड्रॉप इंडिकेटर के ऐड करेंगे इसका कलर येलो हो जाएगा। आप इसको उठाकर इसके नीचे रख देंगे। जैसे ही आप इसको इसके नीचे रखेंगे तो आप इस स्टॉपर को आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे, ड्रॉप वाइज आप इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये एसिड, ये इसके अंदर एसिड है आपका, हमेशा इसके अंदर आपने एसिड ही रखना है। एसिड को ट्रांसफर करेंगे, साथ साथ इसको आप शेक करेंगे। ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करना है और इसको शेक करना है। शेक करने के बाद उस वक्त तक आप शेक कर, इनिशियल रीडिंग आपने नोट कर लेनी है। यहाँ पर 00 आपको इनिशियल रीडिंग नजर आ जाएगी। आपने शेक किया, यहाँ पर सपोज लिखा हुआ था 10 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर लिखा हुआ था 20, यहाँ पर लिखा हुआ था 30, यहाँ पर लिखा हुआ था 40। आपने देखा यहाँ से ट्रांसफर हुआ एसिड यहाँ तक पहुँच गया और इधर से ये इसका कलर भी चेंज हो गया, एंड पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब है फाइनल इनिशियल रीडिंग 10 थी और फाइनल रीडिंग आपकी, इनिशियल रीडिंग 0 है, फाइनल रीडिंग 10 पे पहुँच गई है। इसी तरह अब आप सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, इसको उठाकर वेस्ट कर देंगे, दोबारा ये फ्लास्क लेंगे, ये सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। इनिशियल रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फाइनल यहाँ पर चली जाएगी। तीसरे के लिए इनिशियल यहाँ से स्टार्ट लेंगे, फाइनल यहाँ तक चली जाएगी। तो इस तरह आपने 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना है और हर दफ़ा आपने अपना एंड पॉइंट एग्जामिनर को शो करवाना है कि सर मेरा एंड पॉइंट आ गया और मेरा एंड पॉइंट ये है। तो एग्जामिनर ने सबसे पहले आपको जो चीज़ नोट करनी है वो ऑपरेटस की सेटिंग नोट करनी है। अगर आपको ऑपरेटस सेट करना आ गया तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा जी बच्चे को आता है ऑपरेटस सेट करना, बच्चा कुछ ना कुछ करके आया है, ठीक है जी। इसी तरह अब आपके पास ये तो थी टाइट्रेशन, किस चीज़ की, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन थी। अब यही टाइट्रेशन आपने जब एक्सपेरिमेंट चेंज होगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सपेरिमेंट को सोल्व किया है, इसी तरह कोई भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चेंज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर एसिड दे देता है तो आपको यहाँ पर भी लेना पड़ेगा 0.1 मोलर बेस, कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले ली यहाँ पर। और क्या चेंज होगा, अगर यहाँ पर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की बेस नहीं है तो मिथाइल ऑरेंज की जगह पर आपको फिनोल्फ्थालीन ले लेना पड़ेगा, फिनोल्फ्थालीन का एंड पॉइंट चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर एसिड HCl है, उसने यहाँ पर H2SO4 दिया है तो आप इक्वेशन को H2SO4 के हिसाब से सोल्व कर लेंगे। यानी कि एक रिएक्टेंट आपका यहाँ पर होगा, एक रिएक्टेंट आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन में होगा। उन दोनों का आपने रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बनानी है और इन रिएक्टेंट्स को देखकर आपने मोल रेशो लिखनी है। अब अगर आपके पास आ जाता है रेडॉक्स टाइट्रेशन आ जाती है आपके पास, तो आपने क्या करना है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपने लिखना है टेक द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इन ब्यूरेट।
आपने सिर्फ एसिड की जगह पर KMnO4 सॉल्यूशन को ब्यूरेट में ले लेना है, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पर बेस की जगह पर कोई भी आपको सल्फेट या थायोसल्फेट का मोहर सॉल्ट इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दे देगा, आपने उसी को लिख देना है पिपेट आउट 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्ट सॉल्यूशन। सिर्फ आपने वर्ड मेंशन कर लेना है सॉल्ट सॉल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क, एड 1 to 2 ड्रॉप। हाँ, KMnO4 टाइट्रेशन के अंदर हम इंडिकेटर यूज नहीं करते। जब KMnO4 टाइट्रेशन आती है तो इसमें नो इंडिकेटर इज यूज्ड, ठीक है। तो इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं होता, नो इंडिकेटर यूज्ड। अच्छा जी, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, फिर क्या लिखेंगे इंडिकेटर की जगह पर? जो पीछे हम लिख कर रहे हैं इंडिकेटर, तो यहां पर आप लिखेंगे KMnO4 इटसेल्फ। इंडिकेटर की जगह पर लिखेंगे, मिथाइल ऑरेंज वगैरह नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे KMnO4 इटसेल्फ। KMnO4 इटसेल्फ यूज होता है, इंडिकेटर का काम जो खुद करता है, इसके लिए हम एक्स्ट्रा से इंडिकेटर ऐड नहीं करते। आपने एक चीज और ऐड करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाली चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, ऐड 1 to 2 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, ये आप नहीं लिखेंगे KMnO4 टाइट्रेशन के अंदर। आप इसकी जगह पर लिखेंगे ऐड हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए हमें हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करेंगे। इसी तरह जब अगर आपको आयोडीन का प्रोसीजर लिखना है तो आयोडीन की टाइट्रेशन के लिए आप ऐड करते हैं एक फुल टेस्ट ट्यूब पानी की ऐड कर देते हैं। आप ऐड 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर, जो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन कॉनिकल फ्लास्क। बाकी सारा कुछ आपने यही लिखना है। आपने टेबल भी हर एक में यही बनाना है। अगर आपको नोटबुक के ऊपर कोई टेबल डिफरेंट नजर आ रहा है तो आपने उसको रट्टा नहीं मारना, यही बनाना है। ये सारी आपकी सपोज्ड ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है, अभी एक्चुअल वाली स्टार्ट नहीं हुई। अब आप चले गए, एग्जामिनर ने ये सारा कुछ आपसे ले लिया। अब एग्जामिनर ने आपको अपरेटस के ऊपर भेज दिया, जाकर परफॉर्म करें। अब आप परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब आप जैसे ही परफॉर्म करेंगे ना, परफॉर्मेंस पे जाएंगे, अब आपकी एक्चुअल जो है ना कैलकुलेशन स्टार्ट होने लगी है, ठीक है। अब आप परफॉर्मेंस जब आप करेंगे, एग्जामिनर आपको आपके आंसर बुक रिटर्न कर देगा साइन करके। अब आप दोबारा हेडिंग देंगे एक्चुअल कैलकुलेशंस की। जब आप एक्चुअल कैलकुलेशंस की हेडिंग देंगे तो सबसे पहले आप सिर्फ टेबल बनाएंगे दोबारा। अब आपकी सपोज्ड वाली नहीं है, अब आपकी असल वाली है। अब आप वही टेबल बनाएंगे, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम यूज्ड, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे और तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब आप देखेंगे कि अगर आपकी इनिशियल रीडिंग जो है वो 0 होगी बिल्कुल। फाइनल रीडिंग अगर आपकी आ रही है 10 के करीब करीब, कोई 9 आ रही है, 9.5 आ रही है, 10 आ रही है, 11.5 आ रही है, तो इसका मतलब है आपने 10 ही लिखनी है, ठीक है। तो आप थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं कहीं, तो आपने वही टेबल बना देना है। अगर फ्लक्चुएट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 5 आ रही है, 6 आ रही है, तो फिर इसका मतलब है रीडिंग कहीं 5 के ऊपर सेट है। तो फिर आप उसी हिसाब से ब्यूरेट को देखकर अपनी रीडिंग्स लिखना शुरू करेंगे। अगर तो आपकी 10 वाली, अमूमन 99% जो रीडिंग सेट होती है बोर्ड के अंदर वो 10 वाली ही होती है। अगर तो 10 वाली आ रही है तो फिर आपकी वही सेम टेबल बनेगा जैसा आप पहले बनाकर आए थे। अगर टेबल सेम बन गया तो फिर कैलकुलेशन भी वही पुराने वाली होगी, आप उसको नोट करेंगे। यानी कि ये टेबल और कैलकुलेशन आपको 2 दफ़ा करनी है, एक सपोज्ड में करनी है, एक एक्चुअल में करनी है। टाइट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और साथ आपने माइनर एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर भी कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद स्टार्ट हो जाता है जी आपके पास सॉल्ट एनालिसिस, जो कि सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है और ये भी 10 नंबर का होता है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्ट ए बाय ड्राई एंड वेट टेस्ट। अब आपको कोई सॉल्ट ए दिया गया है, वो सॉल्ट ए क्या हो सकता है? सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम एसिटेट हो सकता है, मैग्नीशियम का, सिल्वर का, लेड का, कोई भी सॉल्ट हो सकता है वो आपके पास।
तो आपने उस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है। देखें जी, सॉल्ट एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसिड रेडिकल, एक होता है बेसिक रेडिकल। अब सॉल्ट होता क्या है, आपने डेफिनेशंस पढ़ी होगी छोटी क्लास में। जो सॉल्ट होता है वो दो तरह के रेडिकल से बनता है, एक एसिडिक रेडिकल से और एक बेसिक रेडिकल से। कैसे, जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सी इक्वेशन लिखता हूं कि आपके पास ये बेस है और ये एसिड है। एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। NaCl बन गया और वाटर बन गया। यानी कि ये सॉल्ट कैसे बना हुआ है, सोडियम क्या है, बेस से आया है तो ये बेसिक रेडिकल है। क्लोरीन कहाँ से आया है, एसिड से आया है तो ये एसिड रेडिकल है। तो सॉल्ट जो होता है ये बेसिकली एसिडिक और बेसिक रेडिकल का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसी सॉल्ट में से इस बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के 6 नंबर हैं, इस एसिडिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के 4 नंबर हैं। ठीक है, तो आपने अगर एसिडिक रेडिकल आइडेंटिफाई कर लिया, एग्जामिनर आपको 4 नंबर दे देगा, साथ बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको एग्जामिनर 6 नंबर दे देगा, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब एसिड रेडिकल जो आपकी बुक में है वो टोटल 14 है और बेसिक रेडिकल जो टोटल है वो 26 है। अब एसिड रेडिकल जो है इनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये एग्जामिनर इस तरह का वाइवा पूछता है। पहला जो ग्रुप है वो है डाइल्यूट एसिड रेडिकल ग्रुप। अब इसके अंदर कौन कौन से सॉल्ट है, इसके अंदर कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फाइट है, थायोसल्फेट है, नाइट्रेट है। ये आपने याद रखने हैं, नाम भी ग्रुप्स के याद रख रहे हैं। और इस ग्रुप के अंदर 6 रेडिकल हैं टोटल। डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स कितने हैं टोटल, 6 हैं। इसी तरह कंसंट्रेटेड एसिड रेडिकल्स ये भी 6 हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सालेट, नाइट्रेट। इसी तरह स्पेशल ग्रुप है, इसके अंदर आपके पास टोटल 2 रेडिकल हैं, सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो ये आपके पास आ गए जी एसिड और बेसिक एसिड रेडिकल्स आ गए। अब आपने इनको जो है ना कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपने इनको सॉल्व करना है। देखें जी, डाइल्यूट एसिड रेडिकल का मतलब है यहाँ पर डाइल्यूट एसिड यूज होगा। आप सॉल्ट लेंगे, ठीक है, सॉल्ट के अंदर आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। क्या लेंगे, सॉल्ट, किस में, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेंगे। और ये जो एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपके सामने चाइना डिश में थोड़ा सा सॉल्ट रखा होगा और आपने इसको एक दफ़ा सारे को यूज़ नहीं कर लेना। इसी चाइना डिश में से आपने 1 या 2 स्पैचुला लेने हैं, आपने उसको टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है, टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ट्रांसफ़र करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब में आपने डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने के बाद आपने देखना है क्या चेंज आया है इसके अंदर, ऑब्जर्व करना है। अगर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पे कोई गैस निकलती है, कोई स्मेल प्रोड्यूस होती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्ट एग्जामिनर ने आपको दिया है ये डाइल्यूट एसिड रेडिकल है। ठीक हो गया। अब आपके पास वो समटाइम पूछता है कि डाइल्यूट एसिड रेडिकल का ग्रुप रिएजेंट कौन सा है, तो ग्रुप रिएजेंट इसका डाइल्यूट H2SO4 है। डाइल्यूट H2SO4 है, ये ग्रुप रिएजेंट है किसका, डाइल्यूट एसिड रेडिकल का। अब आपके पास अगर आपने डाइल्यूट एसिड ऐड किया, डाइल्यूट एसिड ऐड करने के बाद अगर कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस हुई, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस हुई, तो फिर सॉल्ट जो है वो आपका कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का है। ठीक है, और ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस कौन सी होती है, ये कलरलेस ऑर्डरलेस जो गैस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि जब आप कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में एसिड ऐड करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अगर आपको रोटन एग स्मेल एसिड ऐड करने पे रोटन एग स्मेल प्रोड्यूस हुई है, तो फिर जो सॉल्ट होगा वो सल्फाइड का होगा और यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होती है ये वाली। इसी तरह आपके पास सल्फाइड और थायोसल्फेट हैं। अगर आपने एसिड ऐड किया, डाइल्यूट एसिड ऐड करने के बाद आपको बर्निंग स्मेल मिली है। बर्निंग स्मेल का मतलब बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे माचिस की तीली को जलाते हैं आप, जो स्मेल प्रोड्यूस होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की होती है, SO2 की। अगर बर्निंग स्मेल प्रोड्यूस हुई है तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा सल्फाइड है या थायोसल्फेट है। लेकिन अगर आपने ऐड किया डाइल्यूट एसिड और आपको रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस हुई है, ये कलरफुल गैस होती है, क्लियर नजर आती है, रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस हुई है, तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई NO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है और ये नाइट्राइट है। ठीक है,
तो आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अगर आपने डाइल्यूट एसिड ऐड किया, कुछ भी नहीं हुआ साल्ट को, तो फिर आप कह देंगे डाइल्यूट एसिड ग्रुप मौजूद नहीं है, डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज एब्सेंट। फिर आप इस टेस्ट ट्यूब को वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद दोबारा सॉल्ट लेंगे फ्रेश। अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। अब ये डाइल्यूट के साथ इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, अब आप कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर लिया। आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, करने के बाद आपको गैस प्रोड्यूस होती है जी येलोविश टाइप, ऑलमोस्ट कलरलेस होती है, येलो और इरिटेटिंग चुभने वाली स्मेल प्रोड्यूस होती है, पंजेंट स्मेल। अगर पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस होती है तो फिर आपका जो सॉल्ट है वो क्लोराइड का है, ठीक है। अगर आपने कंसंट्रेटेड एसिड ऐड किया और यहां पर आपको रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो गया अगेन, तो फिर ब्रोमाइड है। और अगर ब्लू वेपर, यानी कि ये वायलेट कलर के होते हैं, तकरीबन वायलेट कलर के वेपर प्रोड्यूस हो गए, तो फिर इसका मतलब है ये जो सॉल्ट है आपका ये आयोडाइड का है। लेकिन अगर विनेगर स्मेल प्रोड्यूस हो गई, विनेगर स्मेल प्रोड्यूस हो गई, तो फिर आपका जो सॉल्ट है वो एसीटेट का है। अगर अगेन कलरलेस ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की? इसको हम आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर बर्निंग पेपर लेकर आते हैं, पेपर को आग लगाकर इसके मुंह के ऊपर रख देते हैं। अगर वो ब्लू फ्लेम के साथ जलना शुरू हो जाए तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन होती है। उसके बाद इसकी भी रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस होती है, रेडिश ब्राउन गैस। अगर रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस होगी तो नाइट्रेट है, ठीक है जी। अब आप कहेंगे यहां पर भी रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर भी प्रोड्यूस हो रही है, ये तो दोनों हैं भी सेम ग्रुप में से, कंसंट्रेटेड ग्रुप के अंदर है, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई? इसके इन दोनों के लिए एक पेपर पैलेट टेस्ट होता है, वो करेंगे, आपकी नोटबुक में मेंशन होगा, देखेंगे आप। पेपर पैलेट क्या होता है? ये आप छोटा सा पेपर का टुकड़ा पाड़ेंगे, ठीक है। इस छोटे से पेपर के टुकड़े को आप ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे ऐड कर देंगे। जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे, अगर गैस की इफर्विसेंस तेज हो गई, यानी कि गैस तेजी से बाहर निकलना शुरू हो गई, तो फिर नाइट्रेट है, नाइट्रेट है, अदरवाइज ब्रोमाइड है, ठीक है। इनमें से एक गैस की एवोल्यूशन को तेज कर देगा, एक एज इट इज रहेगा, एक के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब अगर आपने कंसंट्रेटेड एसिड ऐड किया और कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, या तो ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो आप कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप भी एब्सेंट है। अब आप चले जाएंगे स्पेशल ग्रुप के ऊपर, और अंडरस्टूड है स्पेशल ग्रुप है। फिर अगर डाइल्यूट भी नहीं है, कंसंट्रेटेड भी नहीं है, तो फिर स्पेशल ग्रुप मौजूद है। अब इस स्पेशल ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होगा? इसका होता है बेरियम क्लोराइड, BaCl2। आप इसका ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे। ओरिजिनल सोल्यूशन क्या होता है? OS। भाई सॉल्ट के अंदर आप वाटर ऐड करेंगे, सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा, उसमें वाटर ऐड करेंगे, शेक करेंगे, सोल्यूशन बन जाएगा, उसको ओरिजिनल सोल्यूशन बोलते हैं। उस ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे। आप जैसे ही बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो आपको वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनना नजर आ जाएंगे। फिर सल्फेट होगा या फास्फेट होगा, बाकी आगे उसके टेस्ट हैं, वो आप लोगों ने एज इट इज याद करने हैं। मैं आपको एक दफ़ा उनसे गो थ्रू करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास, चलें जी, नाइट्राइट आ गया है, सॉल्ट, डाइल्यूट H2SO4, कोई गैस नहीं निकली, तो इसका मतलब है डाइल्यूट एसिड ग्रुप क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। अब क्या करेंगे? हम दोबारा सॉल्ट लेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे, हीट करेंगे, रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो गई। अब हमें ऑब्जर्वेशन मिल गई, ऑब्जर्वेशन मिल गई है। इन्फेरेंस का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट क्या है कि कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप मौजूद है। कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के रेडिकल कौन कौन से हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, ये मौजूद है। अब आप टेस्ट कैसे करेंगे? आप पेपर पैलेट ऐड करेंगे, पुट अ पेपर पैलेट इन द टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पेपर पैलेट ऐड करेंगे, देखेंगे ब्राउन गैस इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो फिर नाइट्रेट है, ठीक है जी। अब आप कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट में ओरिजिनल सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपके सामने पड़ा होगा, जिंक डस्ट पड़ी होगी आपके सामने। आप इसको हीट करेंगे, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। अगर अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी तो नाइट्रेट कंफर्म हो जाएगा। या आप ये कोई से कंफर्मेटरी 2 टेस्ट करने हैं, 3 लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको इनमें से आसान लगे 2 टेस्ट करेंगे। रिंग टेस्ट क्या होता है? एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है, इसके बारे में वाइवा पूछ लेता होता है।
ओरिजिनल सोल्यूशन है डाइफिनाइल अमीन है, इसको आप ऐड करेंगे, डीप ब्लू कलर बन गया तो नाइट्रेट कंफर्म हो जाएगा। ओरिजिनल सोल्यूशन फ्रेश फेरस सल्फेट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग विद वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब, ये ऐड करेंगे, डार्क ब्राउन रिंग बन गया जंक्शन के ऊपर, तो आपको जो है ना टेस्ट ट्यूब के दरमियान में बन जाता है डार्क ब्राउन कलर का रिंग, तो फिर नाइट्रेट कंफर्म हो जाएगा। और आप रिजल्ट की हेडिंग देकर रिजल्ट लिखेंगे, इसका अलग से एक नंबर होता है। ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस तरह का टेबल बनाएंगे। अब इस तरह आपका एक एसिड रेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेसिक रेडिकल्स के ऊपर। ये सारा काम करने के बाद आपको 4 नंबर एग्जामिनर देगा। अब आ जाते हैं बेसिक रेडिकल्स के ऊपर, और बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के 6 नंबर है। डिवाइड इनटू 6 ग्रुप। आप बेसिक रेडिकल्स को 6 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला ग्रुप, पहले ग्रुप के अंदर 3 रेडिकल है, आपने याद रखना है SML से। एस का मतलब सिल्वर, एम से मरकरी, एल से लेड, सिल्वर मरकरी लेड, ये आपके पास 3 रेडिकल हैं ग्रुप 1 के अंदर। उसके बाद ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के अंदर टोटल 8 रेडिकल हैं। आपने इसको याद रखना है ट्रिक से, CMl और टिन कैड, C से कॉपर, M से मर्क्यूरिक, L से लेड, टिन कैड टिन और कैडमियम। और लास्ट 3 एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली ये है आपके पास, नेवर पास सिबी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये टोटल 8 रेडिकल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रेडिकल आ गए ग्रुप 2 के अंदर। ग्रुप 3 के अंदर आपके पास 4 रेडिकल हैं। ये स्विच हो गया हुआ है, ये ग्रुप 4 है, ये ग्रुप जो 3 है ना वो ये वाला है नीचे वाला, ये ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 के अंदर 4 रेडिकल हैं। याद कैसे रखने हैं, आपने ट्रिक से याद रखना है। इन रेडिकल्स को एग्जामिनर नाम पूछता होता है, ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं, वो रेडिकल्स हैं, उनके नाम पूछता होता है। आपके पास आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन से फेरस और फेरिक दोनों आयरन के रेडिकल लिख लेने हैं, कैप्टन के C से क्रोमियम, अमेरिका के A से एल्यूमिनियम। तो 4 रेडिकल है, फेरस, फेरिक, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। ये आपके पास ग्रुप 4 है, ग्रुप 4 ये ऊपर वाला है। तो ग्रुप 4 आपके पास है, आपने ट्रिक से याद रखना है, जिंक को मैंने निकाला, ठीक है, जिंक से जिंक, को से कोबाल्ट, M से मैंगानीज और निकाला से निकल, ठीक है, ये 4 रेडिकल हैं, जिंक, कोबाल्ट, मैंगानीज एंड निकल। इसी तरह ग्रुप 5 है आपके पास, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। आपने इसको याद रखना है, तो आप इसको बॉक्सर के नाम से याद कर लें, बॉक्सर, बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, ये। इसी तरह ग्रुप 6 है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम, ठीक है, वो याद रख लेना, मांगना के नहीं, ठीक है, मांगना के नहीं। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम, ये 6 रेडिकल हैं। इसके अंदर 3 रेडिकल हैं, इसके अंदर 4 रेडिकल हैं, टोटल 26 हैं। ग्रुप 6 के अंदर 4, ग्रुप 5 के अंदर 3, ग्रुप 3 और 4 के अंदर 4, ग्रुप 2 के अंदर 8 और ग्रुप 1 के अंदर 3 रेडिकल्स, टोटल 26 बन जाएंगे। अब इन 26 रेडिकल्स को परफॉर्म करने का एक ही तरीका है, सबके टेस्ट सेम है। ये 5 टेस्ट करने हैं इन तमाम को परफॉर्म करने के लिए, ड्राई टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, फिल्टर ऐश टेस्ट, वेट टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक हो गया। ये आपने 5 टेस्ट करने हर एक के अंदर। अब ड्राई टेस्ट के अंदर 2 चीजें करनी होती हैं, नोटेड द स्मेल और नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट, स्मेल ऑफ सॉल्ट और कलर ऑफ सॉल्ट, ये ड्राई टेस्ट होता है। फ्लेम टेस्ट में फ्लेम टेस्ट करना होता है। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, आपने टेस्ट लेनी है चाइना डिश में आपने ऐड करना है सॉल्ट। इस सॉल्ट के अंदर आपने कंसंट्रेटेड HCl के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं। ड्रॉप ऐड करने के बाद आप इसकी पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। टेक अ सॉल्ट इन watch glass, add a few drop of concentrated HCl, make a paste of the salt। इस पेस्ट को आपने नाइक्रोम वायर के ऊपर लगा देना है। आपको वायर मिलेगी नाइक्रोम, उसके ऊपर लगाना है। इस नाइक्रोम वायर को आपने बर्न कर देना है फ्लेम के ऊपर, और आपने इस फ्लेम का कलर नोट करना है। अगर फ्लेम का कलर चेंज हो गया, जैसे कॉपर है, फ्लेम येलो कलर का होता है अमूमन, तो कॉपर का अगर सॉल्ट है तो फ्लेम ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर स्ट्रोंशियम है तो फ्लेम का कलर रेड हो जाएगा टोटली।
तो आप बताएंगे ये फ्लेम टेस्ट गिवन फ्लेम टेस्ट दे रहा है, ये साल्ट, ये स्ट्रोंशियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, बेरियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, इस तरह के सॉल्ट है जो फ्लेम टेस्ट देते हैं। फिल्टर एश टेस्ट, वेट टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, ये मैं आपको एक बार रीड करवा देता हूँ बेसिक रेडिकल्स में से। ये आपका बेसिक रेडिकल है फॉर एग्जांपल, चलें जी आ गया हमारे पास बेसिक रेडिकल कैडमियम का। सबसे पहले ड्राई टेस्ट करना है आपने। नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट, अगर वाइट कलर का सॉल्ट है तो ये सारे सॉल्ट एब्सेंट है। टोटल 26 रेडिकल हैं, 26 में से ये 7 एब्सेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे कलर्ड सॉल्ट हैं, ये सारे कलर्ड सॉल्ट हैं। मैं आपको इनके कलर दिखाता हूँ, आपने इनके कलर्ड सॉल्ट के नाम याद रखने हैं आपने, ठीक है? कलर्ड सॉल्ट्स के नेम याद रखने हैं आपने। कलर, कॉपर का ब्लू कलर होता है, फेरस और फेरिक का लाइट ग्रीन और येलो कलर होता है, मैंगनीज लाइट पिंक, कोबाल्ट डार्क पिंक, निकल का ब्राइट ग्रीन, क्रोमियम का डार्क ग्रीन। ये कलर सॉल्ट्स हैं, ये आपने याद रखने के कलर सॉल्ट कौन कौन से हैं, ठीक है? अब अगर कलर आपको सॉल्ट दिया गया है वाइट कलर का तो फिर इसका मतलब है ये वाले सॉल्ट नहीं हो सकते, इनको एब्सेंट कर देंगे आप। इसके बाद आपने फ्लेम टेस्ट के लिए सॉल्ट याद रखने, ये वाले सॉल्ट हैं जो फ्लेम टेस्ट देते हैं। कॉपर, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम। जो कॉपर है इसका फ्लेम ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है, बेरियम का इसी तरह एप्पल ग्रीन का, इसी तरह स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड का, इसी तरह कैल्शियम का ब्रिक रेड, गोल्डन येलो एंड वायलेट कलर के सॉल्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो आपने ये याद रखना है। इसी तरह फिल्टर एश टेस्ट है, ये फिल्टर एश टेस्ट है। फिल्टर एश टेस्ट में आपने याद रखना है ये 4 रेडिकल हैं जो फिल्टर एश टेस्ट देते हैं, टिन, एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम। इसकी जो ऐश बनती है ब्लू कलर की बनती है, ब्लूइश ग्रीन, इसकी ब्लू, ग्रीन और पिंक, इस तरह की इनकी ऐशेस बनती है। तो आपने ये इनके याद रखने हैं ऐशेस के कलर। दूसरा, आपने नोट द स्मेल ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की स्मेल नोट करनी है। अगर आपको अमोनिया की स्मेल आ रही है तो अमोनियम का सॉल्ट है, अदरवाइज ये भी एब्सेंट हो गया। 7 सॉल्ट ऊपर एब्सेंट कर लिए, 1 सॉल्ट और एब्सेंट हो गया। अब आपने चले जाना है फ्लेम टेस्ट के ऊपर। ये आपका फ्लेम टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट है। ब्रॉट पेस्ट ऑफ द सॉल्ट इन HCl, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने पूरा फ्लेम टेस्ट मेंशन किया होगा। मैं आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसका बताता हूं, आगे वो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा है। ये देखें, ये ड्राई टेस्ट है, ये फ्लेम टेस्ट है। मेड द पेस्ट ऑफ द सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड HCl एंड ब्रॉट दिस पेस्ट विद प्लैटिनियम वायर ओवर फ्लेम। आपने इसको प्लैटिनियम वायर के ऊपर लेकर आना है। अगर कोई फ्लेम का कलर चेंज नहीं हो रहा तो जितने सॉल्ट फ्लेम टेस्ट दे रहे थे वो सारे के सारे एब्सेंट हो जाएंगे। इसी तरह फिल्टर एश टेस्ट है। फिल्टर एश टेस्ट में आपने सॉल्ट कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है और आपने उसको डिप करना है। करना क्या है बेसिकली, इसके अंदर आपने एक बीकर लेना है, इसके अंदर आपने कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड करना है। कोबाल्ट नाइट्रेट, इस कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन बना दिया, इसके अंदर अपना सॉल्ट डाल दिया, जो अब वो सॉल्ट दिया एग्जामिनर ने, वो सॉल्ट भी डालकर सोल्यूशन बना लिया आपने। सोल्यूशन बनाने के बाद आपने इसके अंदर फिल्टर पेपर ऐड कर दिया, फिल्टर पेपर ऐड कर दिया आपने। फिल्टर पेपर जैसे ही ऐड किया, फिल्टर पेपर गीला हो जाएगा, उसको उठाकर आपने फ्लेम के ऊपर रख लेना है। जैसे ही फ्लेम के ऊपर रखेंगे वो जल जाएगा, जब जलेगा तो उसकी ऐश बनेगी, आपने उसकी ऐश का कलर नोट करना है। अगर ऐश का कलर होगा तो फिर इन चारों में से कोई होगा, अगर नो कैरेक्टरिस्टिक ऐश, कोई ऐश का कलर नहीं, तो ये चारों एब्सेंट। इसी तरह वेट टेस्ट है, ओरिजिनल सोल्यूशन डिल्यूट HCl, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गए तो ग्रुप 1 प्रेजेंट है, ग्रुप 1 प्रेजेंट है, ग्रुप 1 के 3 रेडिकल हैं, अगर ना बने तो एब्सेंट है। अब आपने ये जो ऊपर प्रेसिपिटेट बने हैं इनके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाल देना है। अगर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए तो सिल्वर होगा, फिर आप उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे। ओरिजिनल सोल्यूशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट, आयोडीन ऐड करेंगे, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट सिल्वर क्रोमेट के बनते हैं, सिल्वर कंफर्म हो जाएगा। येलो प्रेसिपिटेट बन गए तो सिल्वर कंफर्म हो जाएगा। एंड पर रिजल्ट लिखेंगे, ये इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी आप देखेंगे बेसिक रेडिकल 26 के 26 हैं, तो उनके अंदर यही बेसिक 5 टेस्ट ही यूज होंगे, ड्राई टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, फिल्टर एश टेस्ट, वेट टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट। इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आती जाएगी, ये सारे के सारे ऊपर वाले एक जैसे हैं, एटलीस्ट इन तीनों को याद कर लें आप, ठीक है? तो इनके अंदर वेरिएशन आती जाएगी, हर एक का कंफर्मेटरी टेस्ट भी अलग होता है, वेट टेस्ट भी अलग होता है, इनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं होती। तो इस तरह आपका बेसिक रेडिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3 मार्क्स की आपकी कॉपी होगी,
3 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, फिल्टर एश टेस्ट क्या होता है, ड्राई टेस्ट क्या होता है, ड्राई टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, ड्राई टेस्ट के अंदर 4 टेस्ट आते हैं, एक फ्लेम टेस्ट आता है, फिल्टर एश टेस्ट आता है, इसी तरह चारकोल एक्टिविटी टेस्ट होता है, बोरेक्स बीड टेस्ट होता है, और वेट टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट। तो ये आपने याद करना है। और वाइवा के लिए भी आप लोगों ने इसी कॉपी को तैयार करना है, इसके एंड पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, क्वेश्चंस बने होंगे, आप वो याद कर लेंगे, ठीक है। और ये जो रेडिकल्स हैं, हर ग्रुप का नाम आना चाहिए आपको, और पता होना चाहिए हर ग्रुप के अंदर कितने रेडिकल्स हैं, और उनके फार्मूले आने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये आपका प्रैक्टिकल्स था और आपने इस तरह से सॉल्व करना है।